हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे सर्किट में से करंट पास होता है, यानी कि जब हमारे सर्किट में से करंट पास होता है तो उसके आसपास एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे हमारा कोई भी मैग्नेट की चीज़ जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रिक करंट से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से, हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। The space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called magnetic field। यानी कि हमारे मैग्नेट के आसपास आसपास वाला वो वाला एरिया जिसमें हमारी कोई भी मैग्नेट की जो चीज़ है वो हमारा उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो वो वाली लाइंस जिनके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को एक पीस ऑफ पेपर पे डिपिक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसमें सबसे पहला तो ये आता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एमर्ज आउट होती है नॉर्थ पोल से एंड मर्ज हो जाती है अंदर जाके साउथ पोल से। एंड इनसाइड द मैग्नेट उल्टा होता है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट है हमारे पास के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हमने एक बार मैग्नेट लिया है, उसके ऊपर हमने एक कार्ड या फिर हम ऐसा कोई स्टिफ पेपर या थिक पेपर सा रख दिया है एंड उसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी हैं। एंड जब हम उसको जो है टैप करेंगे, उसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे शीट को, तो उससे ना हमारे कार्बन के आसपास किसी तरह का कुछ पैटर्न सा बन के दिखाई देगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा मैग्नेट था, इसके ऊपर जो शीट है वो भी नहीं दिखाई गई जिससे कि डायग्राम सिंपल रहे। फिर देखो इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है जिसमें जो हमारी आयरन फिलिंग्स हैं वो अपना एरिया कवर कर रही हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसी दिख रही है, यहाँ पे आपको ऐसी दिख रही होंगी, है ना। अब ऐसे ही हमारे पास एक और है कि हम कैसे कर सकते हैं। हमने बार मैग्नेट लिया, उसके आसपास हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिया एंड जब हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिए तो फिर हमारा किस तरीके का आएगा, कुछ इस तरीके का, कि हमारी नॉर्थ से साउथ, अभी हमने पढ़ा ना कि नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से एमर्ज आउट होती है एंड साउथ में जाके मर्ज हो जाती हैं। एंड इनसाइड द मैग्नेट हमने पढ़ा था कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। तो ये जो है हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जी नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से बात, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से एक पेपर पे शो कर सकते हैं वो हम इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, वरना हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली में नहीं देख सकते। अब एक और बात ये आती है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जो हमारी हमने दिखा कि ऐसे ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये हमारे ना एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। क्योंकि अगर ये क्रॉस कर लेंगी तो फिर डायरेक्शन, मान लो हमारी ये दो लाइंस थी मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने यहाँ पे इसको कर लिया, क्या कर लिया, टच कर लिया, इंटरसेक्ट कर लिया। अब मान लो हमारा डायरेक्शन यहाँ तक ऐसी थी, अभी किस डायरेक्शन में जाए, ऊपर जाए कि नीचे जाए कि बिल्कुल सीधा ही चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम तीन डायरेक्शन में ऐसे थ्री ऑप्शन ऐसे नहीं हो सकते ना, या तो उसे इधर भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा, तो एक साथ वो दो डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कभी भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले कि हमने देखा था कि ऐसे बार मैग्नेट था, उसके आसपास इस तरीके के लूप बने हुए थे। कैसे लूप है, ये क्लोज लूप है, सर्कुलर लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा क्लोज लूप में होती है। फिर उसके बाद हमने देखो, आपको फिर से मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारी आयरन फिलिंग्स है कहाँ पे कंसनट्रेटेड है, इधर।
ये देखो हमारे पोल्स पे सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स कंसनट्रेटेड हैं। तो इससे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो मैग्नेट का फोर्स है वो पोल्स के पास ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आउटसाइड द मैग्नेट जो नॉर्थ पोल से एमर्ज आउट होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मर्ज हो जाती है हमारे साउथ में जाके, एंड इनसाइड द मैग्नेट उल्टा होता है, साउथ से जाती हैं नॉर्थ में जाके मर्ज हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक और अभी हमने पढ़ा जो लेटेस्ट की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि वो एक साथ दो डायरेक्शन में नहीं जा सकती हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अब हमारे पास कि ये जो आपको दिख रहा है ना, मान लो ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। अब हम इसमें से करंट पास करवाएंगे। करंट पास करवाने से हमारे पास ये देखो इस तरीके के लूप्स बन रहे हैं, है ना, सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। एंड ये जो लाइन्स है क्या, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अब ये हमारे कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह दिख रहे हैं, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कि जिनका सेंटर एक होता है। क्या होता है, जिनका सेंटर एक होता है। अब इसमें एक बात जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि जितना ज़्यादा हमारा करंट फ्लो होगा कंडक्टर के थ्रू, सर्किट के थ्रू, उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा वो दूर होगा हमारे मतलब ये जो हमारा कंडक्टर है इससे, तो इसकी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। The magnetic field lines around a straight conductor carrying current are concentric circles whose center lie on the wire। देखो अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है हमने देखा कि वो ऐसे क्लोज लूप्स बना रही है, सर्कुलर लूप्स बना रही है। उसके साथ साथ ये देखो आप, करंट की डायरेक्शन ऊपर थी, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स की जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, वो हमारी थी एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और क्लॉकवाइज कैसे होती है, ऐसे होती है ना। तो जब हम यानी कि जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, एंड जब वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो हमारा उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो अभी हमने दो बातें पढ़ी कि जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है। अब हम रट्टा तो लगाएंगे कि ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज होगी। नहीं, रट्टा नहीं लगाना है हमें। तो उसके लिए हमारे पास एक थंब रूल है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल क्यों, क्योंकि मैक्सवेल ने ये रूल जो है दिया था। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम अपने थंब को पॉइंट करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम अपनी चारों फिंगर्स को जो है कर्ल करेंगे, एंड जिस डायरेक्शन में जो हमारी फिंगर्स कर्ल होगी वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मान लो कि हमारे पास कोई एक सर्कल की शेप का एक कंडक्टर है, ओके। मान लो हमारे पास सर्कल की शेप का एक कंडक्टर है, ये उसके मतलब साइड से वायर निकले होते हैं ना, वो है। मान लो कि हमने इसके ऊपर भी जैसे कार्डबोर्ड का पीस रखा था वो रख दिया। अभी आप मान लेना कि कार्डबोर्ड का पीस रखा हुआ है, मैं इसको सिंपल रखने के लिए ऐसे बना रही हूँ। इसके ऊपर हमारा कार्डबोर्ड का पीस रख दिया है हमने, मतलब एक पेपर रख दिया थे, उसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स डाल दिए। जब हम फिर से उसको टैप करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, मतलब इधर साइड से तो आपको सर्कल्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से आपको सर्कल्स देखने को मिलेंगे। आपको 2-3 सर्कल कंप्लीट मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं दिख रही कि यहाँ आप मतलब अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, हमने पढ़ा था कि सर्कुलर लूप्स में होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, पर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ये क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइंस दिख रही है हमें। तो स्ट्रेट लाइंस कैसे बन रही है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइंस है ही नहीं, क्योंकि जब हम किसी सर्कल को बनाते हैं तो हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं, अभी हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट जैसे ही हम इसको पूरा करने पे आएंगे तो हमारे एक सर्कल की तरह दिखेगी हमें। तो यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन्स हमने देखी है खुद में एक सर्कल का पार्ट है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी स्ट्रेट लाइंस में जाती हैं, वो हमारी होती सर्कुलर लूप में ही है, बट वो बीच में ऐसा हो जाता है कि वो स्ट्रेट दिखने लगती है हमें, बट एक्चुअली में वो हमारी सर्कुलर लूप्स में होती है, बस वो स्ट्रेट लाइंस हमारे सर्कल का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लॉक फेस रूल की, कि हम जो है ना डायरेक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्लॉक फेस रूल की मदद से। कि मान लो जो हमारा करंट है उसकी जो डायरेक्शन है, मान लो वो क्लॉकवाइज है। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, मान लो हमारे पास सर्कुलर कंडक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, तो क्लॉकवाइज होगी तो जो हमारा बीच में पोल बनेगा वो साउथ बनेगा एंड इधर हमारा नॉर्थ पोल बनेगा। लेकिन जब हमारा यही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो ये हमारा नॉर्थ बनेगा एंड इधर हमारा साउथ बनेगा। तो अगर हमसे पूछे ना कि एंटी क्लॉकवाइज है हमारी जो करंट की डायरेक्शन और हमें पोलैरिटी बताओ, तो पोलैरिटी मतलब कि बीच में कौन सा बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज की पोलैरिटी हो जाएगी नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज की पोलैरिटी हो जाएगी साउथ पोल। इसको याद रखने का तरीका ये भी है, मान लो हमारा ऐसा है तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना आपको, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो साउथ है एंड ये नॉर्थ दिख रहा है आपको। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो हमें कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। ये देखो, अच्छा आपको ऐसे दिख जाएगा, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे साउथ पोलैरिटी होती है, एंटी क्लॉकवाइज पे नॉर्थ पोलैरिटी होती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहली बात आती है कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड का मतलब होता है कि जब हम किसी भी हमारी मेटल वायर को हम उसको जो है कॉइल कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा सोलेनॉइड। बस हमारी एक कॉइल्ड इंसुलेटेड मेटल वायर या फिर कॉपर वायर जिस भी मेटल की बनी हो तो वो बन जाती है हमारी सोलेनॉइड। ये हमारी एक वायर थी, हमने इसको कॉइल कर दी, हमारी बन गई सोलेनॉइड। एंड जब हम इसमें से करंट पास करवाते हैं तो फिर क्या, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसी हमारी जब हमारा सिंपल एक मैग्नेट रखा हुआ था तब जैसी हो रही थी वैसी ही होगी। देखो यहाँ पे नॉर्थ से जाती है, नॉर्थ से एमर्ज आउट होती है एंड साउथ में जाके मर्ज, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से जा रही है एंड नॉर्थ में जाके एंटर कर रही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला एक कितने टर्न्स हैं। मान लो हमारे कंडक्टर है ये एंड एक कंडक्टर है हमारा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। मान लो ए है ये बी है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी हमारे बी वाले कंडक्टर में क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्न्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है करंट। तो पता ही जिसमें जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर इसके साथ साथ हमारा आता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब कि जैसे कि आप पीछे डायग्राम में चलते हैं तो अभी यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं इसके बीच में एक आयरन का पीस डाल दूँ तो उस आयरन के पीस डालने की वजह से, आयरन भी हमारा गुड कंडक्टर होता है तो उसमें भी अच्छे से करंट फ्लो होगा। ऊपर से उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हुई होगी क्योंकि उसमें डालना है तो थोड़ा सा बड़ा तो लेना ही पड़ेगा ना, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम सॉफ्ट आयरन को डाल दें तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो 1821 में हमारे एक सेकेंड 1821 में हमारे एक फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जब हम एक कंडक्टर को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है, तो उसके आसपास एक इस तरीके का फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब या तो ऐसे मूव करेगा, मतलब या तो अट्रैक्शन दिखाएगा या फिर रिपल्शन दिखाएगा, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ये हमारा मैग्नेट है एंड ये हमारी मतलब पोलैरिटी उसके लिए है, ये हमारा मान लो प्लस है ये माइनस है, ठीक है, ये हमारा स्विच है ये हमारी बैटरी है। अब इसमें से जब हमने करंट पास किया है अब हमें दो ही चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो वो इस तरफ दिखाएगा कंडक्टर को या फिर वो इस तरफ दिखाएगा। अब ये इस तरफ दिखाए या इस तरफ दिखाए उसके लिए मतलब हम जो है फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसके हमारे पास दो मेथड है। पहला है कि मान लो ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस है, तो इस वाली वायर को अगर मैं माइनस से कनेक्ट कर दूं और इस वाली वायर को अगर मैं प्लस से कनेक्ट कर दूं तो फिर जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो बदल सकती है। और दूसरा है कि मैग्नेट को ही टर्न कर सकते हैं ना, ये इधर अभी नॉर्थ है इधर साउथ है, अगर मैं मैग्नेट को टर्न करके इधर साउथ ले आऊँ इधर नॉर्थ ले आऊँ तो फिर हमारी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें दिया क्यों गया था? दिया इसलिए गया था जिससे कि हम फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा थंब है लेफ्ट हैंड का, हमारे जो फोर फिंगर है एंड जो हमारी मिडल फिंगर है, हम उनका यूज़ करेंगे। एंड जो हमारा थंब होता है ना, वो हमारे फोर्स की नहीं सॉरी हाँ, फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा हमारा थंब। फिर हमारी जो फोर फिंगर होगी वो हमारा दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड जो फिर हमारा मिडल फिंगर होगी वो हमारी करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। एंड हमें अपनी तीनों जो हमारी दो फिंगर और एक थंब है, इनको इस तरीके से प्लेस करना है कि ये हमारे 90 डिग्री एंगल्स पे पॉइंट करें। ये देखो, हमें कुछ इस तरीके से रखना है जिससे कि ये जो हमारी देखो, ये जो हमारा थंब है ये हमें फोर्स या फिर हम मोशन कह सकते हैं, इसका डायरेक्शन देगी, जो कि हमें एक्चुअल में निकालना है लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड थंब रूल मत लिख के आना, लेफ्ट हैंड रूल है ये, इसमें थंब का यूज़ नहीं है, इसमें तीनों का यूज़ है, दो फिंगर्स का, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और हमारे थंब का। फिर जो हमारी ये फोर फिंगर होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, जो करंट की डायरेक्शन बताती है वो है हमारी मिडल फिंगर। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। तो मोटर जो है हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मोटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मोटर जो है इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एंड उसमें से हम करंट पास करवाते हैं, तो एक फोर्स जो है जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे जो है डीसी मोटर का डायग्राम भी दिखाया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड ये जो हमारी ये कॉइल आपको दिख रही है इसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। देन यहाँ पे हमारा एक पार्ट होता है एक्सेल बोलते हैं हम उसे, वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ये हमारी स्प्लिट रिंग्स होती हैं, क्योंकि ये टूटी हुई रिंग्स है ना, तो स्प्लिट रिंग्स। फिर ये जो आपको दो रेक्टेंगल दिए हैं ये हमारे कार्बन ब्रशेज़ होते हैं। कार्बन ब्रश क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो मतलब कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि अगर किसी हम मेटल के बना देते हैं इसे, तो फिर अगर मेटल के बनाते हैं तो फिर उसकी वजह से जब मेटल आपस मतलब स्प्लिट रिंग्स के साथ टकराएंगे तो उसकी वजह से जो है हमारी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह से जो हमारा मेटल है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मेटल मेल्ट करेगा, इसलिए हम इसको कार्बन का बनाते हैं। ब्रश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके आसपास जो हैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, इसलिए हम इनको ब्रश कहते हैं। ये हमारा फिर एक्सटर्नल सर्किट होता है, एंड ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है एंड ये हमारा सर्किट है। इसको बनाने का एक तरीका भी मतलब ऐसे दो रेक्टेंगल बनाओ, ये हमारा नॉर्थ पोल है मान लो, ये हमारा साउथ पोल है। फिर हमें एक और रेक्टेंगल बनाना है, बट उसको कंप्लीट नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। फिर उसके बाद एक और रेक्टेंगल इधर बनाना है, एक और रेक्टेंगल इधर बनाना है। फिर उसके बाद हमें अपनी इससे अटैच्ड रिंग्स बनानी है, मतलब यहाँ पे तो नहीं बन पा रही हैं, आप बना लेना अच्छे से। इस तरह से स्प्लिट रिंग्स बनानी है। उसके बाद एक और रेक्टेंगल बनाना है जिसमें आपको एक बैटरी दिखानी है, मतलब ये तो हमारा सेल हो गया। फिर आप उसमें बैटरी दिखाएंगे और स्विच दिखाएंगे। अगर आपको ऑन स्विच रखना है तो ऐसे डॉट लगा देंगे, वरना डॉट नहीं लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा डीसी मोटर। अब वो डिवाइस जो कि हमारी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है सर्किट में, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है कि वो करंट की डायरेक्शन को जो है रिवर्स कर दे। एंड कब करती है हमारी कम्यूटेटर रिंग्स या फिर स्प्लिट रिंग्स डायरेक्शन चेंज? ये तब करती है जब हमारे जो कॉइल है उसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड कार्बन ब्रशेस के फंक्शन की बात करें तो कार्बन ब्रशेस का काम ये होता है कि वो स्प्लिट रिंग्स के साथ कांटेक्ट बना सके, जिससे कि हम कॉइल में करंट की सप्लाई कर सके। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ अ मोटर की, कि मोटर काम कैसे करता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल से, यानी कि आर्मेचर कॉइल से, तो जो हमारा करंट है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा कॉइल के आसपास। एंड जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो जो मैग्नेट हमने आसपास रखे, नॉर्थ पोल साउथ पोल देखे थे ना, तो उन वो वाले उसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो अभी करंट ने प्रोड्यूस किया वो मैग्नेटिक फील्ड वो लिंक करेंगे। उसके उस लिंकिंग की वजह से जो हमारा कॉइल है वो हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जब हमारा
जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। एंड करंट के इंड्यूस होने से पहले हमारा जो वोल्टेज है वो इंड्यूस होती है, उसके बाद हमारा करंट इंड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो हमारे जनरेटर्स हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन, मतलब उसकी वजह से हमारे जनरेटर्स का कंस्ट्रक्शन भी होने लगा है, जिससे कि हमारे पावर स्टेशंस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में, तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। बट आप कहोगे कि मैम एमीटर भी तो हमारा यही करता था ना। एमीटर जो है हमारा वो करंट को डिटेक्ट करता है, बट जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कितना भी कम करंट हो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन एमीटर बहुत कम करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं कि इंड्यूस करंट, ये जो हमारे कॉइल में इंड्यूस करंट है इस पे क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो सॉफ्ट आयरन कोर है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, फिर उसके बाद हमारा मैग्नेट का स्ट्रेंथ है, उसके बाद हमारा स्पीड है। देखो कैसे है स्पीड। मान लो ये हमारे पास मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लो ये हमारे पास एक बल्ब है, यहाँ पे हमने सर्किट बनाया है, ये हमारा सेल है, ये हमारा स्विच है, एंड उसके बाद यहाँ पे मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है, एंड यहाँ पे हमारा एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जब मैंने इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल को, मतलब ये जो हमारा मैग्नेट है इसको स्टेशनरी रखा तो हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। बट मान लो कि मैंने ये जो हमारा मैग्नेट है इसको ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से जो हमारा मैग्नेट है, सॉरी जो हमारा बल्ब है उस पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट करेगा, एंड वो मतलब ऐसे जलना बुझना ऐसे स्टार्ट कर देगा। एंड जितनी तेज़ी से हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करेगी बल्ब में। तो इसलिए यहाँ पे हमारा स्पीड भी एक फैक्टर है। अब इस इंड्यूस करंट के डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे फ्लेमिंग ने अपना दूसरा हाथ का भी इस्तेमाल किया था, जो कि था रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें भी मतलब सेम ही होता है। जो हमारा थंब होता है वो हमारे फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, हमारी जो 4 फिंगर होती है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, एंड जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो हमारे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है। एंड हमें उसी तरह से 90 डिग्री की, ये जो हमारे 2 फिंगर्स एंड एक थंब है इनको इस तरीके से रखना है कि तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाएं। हमें इस तरीके से हाथ को रखना होता है। सो आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।